अब चर्चा का उत्तर देंगे माननीय मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस सदन में सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बात सिर्फ दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी की नहीं है, बात इस विधानसभा की भी है। इस संविधान ने, ये हमारे देश का संविधान है जो बाबा साहब ने हमको दिया है, और इस संविधान ने ये विधानसभा बनाई है और इस संविधान ने इस विधानसभा की कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और कुछ अधिकार दिए हैं। ये जो चर्चा आज सौरभ जी के रिजोल्यूशन पर हो रही है, जो प्रस्ताव पर हो रही है, और जिसपे अभी सभी सदस्यों ने अपने अपने फैक्ट्स रखे और विजेंद्र गुप्ता जी ने भी अपनी समझ रखी, तो या भाजपा की समझ रखी मैं कहूँगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस संविधान को कितना मानते हैं। अगर हम बाबा साहब के बनाए देश के लिए इस संविधान को मानते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि इस संविधान की दूसरी सूची में एंट्री 5 पर जो लोकल गवर्नेंस शब्द लिखा है वो बाबा साहब ने इसलिए लिखवाया था कि देश में जो म्युनिसिपल बॉडीज होंगी उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार, या उनमें कहीं भी कोई जहां गवर्नमेंट की बात आएगी तो वहां केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेगी, राज्य सरकार निर्णय लेगी। म्युनिसिपल गवर्नेंस के निर्णय म्युनिसिपल गवर्नेंस में होने चाहिए, स्टेट गवर्नेंस के स्टेट गवर्नेंस में होने चाहिए, म्युनिसिपल हाउस के म्युनिसिपल हाउस में होने चाहिए, लेजिस्लेचर के लेजिस्लेचर में होने चाहिए। लेकिन साथ साथ बाबा साहब ने इस संविधान में लिस्ट 2 में 5वें नंबर की एंट्री में लोकल गवर्नेंस को रखा है। वो इसलिए रखा है कि इस विधानसभा के पास लोकल गवर्नेंस के बारे में, जैसे ये विधानसभा लोकल गवर्नेंस के लिए फंड देती है, ऐसे ही इस विधानसभा से निकली हुई सरकार लोकल गवर्नेंस के बारे में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो लेगी। लोकल गवर्नेंस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, लोकल गवर्नेंस रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। अगर एलजी साहब को इंटरवीन करना है, और अभी हमारे जो अभी बहुत प्यार से कह रहे थे भाई मैं छोटा भाई मानता हूं, तो मैं भी बड़ा भाई मान के कहना चाहता हूं कि जरा बाबा साहब के इस संविधान का आदर करते हुए एलजी साहब को समझाइए कि आप लोकल गवर्नेंस थोड़े ही हैं। म्युनिसिपल डिसीजन तो म्युनिसिपल काउंसिल में ही होंगे, लेकिन उससे ऊपर अगर कोई डिसीजन होना होगा तो लोकल गवर्नेंस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथों में। सारे सदस्यों ने भी बात रखी, कई सारे तथ्य रखे। इससे एक बात साफ हो रही है कि, और जितने तथ्य रखे यहां पे जो इस रिजोल्यूशन में भी हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस समय ना तो लोकतंत्र को मान रहे हैं, ना एलजी साहब संविधान को मानने को तैयार हैं, ना एलजी साहब संविधान पीठ के निर्णय को मानने को तैयार हैं। ना वो लोकतंत्र को मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं, और ना संविधान पीठ के निर्णय को मान रहे हैं। एलजी साहब भूल गए कि वो कबीले के सरदार नहीं है, वो कबीला युग में किसी कबीले के सरदार नहीं है। एलजी साहब ये बात भूल गए कि वो इस संविधान के तहत बने हुए एलजी हैं, वो किसी कबीले के सरदार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारे सदस्यों ने इस बात को दोहराया है, और विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उसको अंडरलाइन किया है कि हां एलजी साहब ने किया है ये काम। वो ये नहीं कह रहे नहीं किया, वो कह रहे किया है, और सारे सदस्य कह रहे हैं कि ये किया है। इस संविधान में नहीं लिखा कि उनको ये करना है। एलजी साहब एक ऐसे कबीले के सरदार के रूप में काम कर रहे हैं जिसको कबीले का सरदार बना के कोई दूसरा बड़ा सरदार कह देता है भाई अब इस कबीले पे जुल्म करना तुम्हारा काम है, इस कबीले में रहने वाले लोगों के जिंदगी हराम करना तुम्हारा काम है। ऐसे कबीले के सरदार के रूप में एलजी साहब काम कर रहे हैं। ना वो संविधान को मान रहे हैं, ना संविधान की पीठ को मान रहे हैं, ना लोकतंत्र को मान रहे हैं। जैसे कबीलों पे हमने तो देखा नहीं साहब, हम तो लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, पर कबीलों पे बड़ी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो देखें कबीलों के राज के। वहां कबीलों का एक बिगड़ा हुआ सरदार होता है जो चाबुक लेके
और अपने नए नए तरीके से दादागिरी चलाते हुए, तानाशाही चलाते हुए अपने बड़े सरदार को खुश करने में लगा रहता है। तो अभी दिल्ली के एलजी साहब भी अपने बड़े सरदार को खुश करने के लिए यहां दिल्ली के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो भूल गए कि उनका काम अपने बड़े सरदार का हुक्म बजाना नहीं है, उनका काम है इस संविधान का हुक्म बजाना। इस संविधान में हुक्म लिखा हुआ है एलजी के लिए, उनका काम ये है। उनका काम बड़े सरदार का हुक्म बजाना नहीं है, किसी कबीले के सरदार की तरह। तीनों मामलों में जो यहां पे सदन में उठाए गए, और लगातार मेरे पास तो ऐसे इतने सारे मामले हैं और इस सदन में बार बार उठाता रहा हूं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि उन्होंने संविधान का अपमान किया है एलजी साहब ने। उसमें एलजी साहब ने संविधान का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। एलजी साहब ने लोकतंत्र का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। एलजी साहब ने संविधान पीठ के आदेश की अवमानना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अभी विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि 10 सदस्य चुनने का अधिकार एलजी साहब को है। किसने दे दिया? इस संविधान में तो लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट के सारे मुद्दे राज्य की चुनी हुई सरकार देखेगी। कहां से आ गया उनके पास वो अधिकार? ये तो कबीलाई सिस्टम में हो सकता है। भाई कबीले के सरदार ने जो कह दिया कि मेरे पास ये अधिकार है, वो हो गया। संविधान में तो नहीं लिखा हुआ। संविधान में तो लिखा हुआ है चुनी हुई सरकार भेजेगी। संविधान में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के निर्णय पर अगर एलजी साहब को कोई आपत्ति है तो वो अपनी सरकार को बताएंगे पहले। सरकार फिर भी उनकी ओपिनियन से सहमत नहीं होती तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देके केंद्र सरकार के पास भेज सकते हैं। उनके पास तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो 10 सदस्य बना सकते हैं। कहां से आ गए उनके पास ये अधिकार? अभी उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर शब्द। कानून में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है और इस देश के कानून की व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या करने का सर्वोच्च अधिकार इस देश की सर्वोच्च अदालत को है। और इस देश की सर्वोच्च अदालत ने 1998 में बता दिया था कि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि एलजी जो चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। केवल और केवल, विजेंद्र गुप्ता जी पढ़ लीजिएगा, पढ़ने का समय आपकी पार्टी आपको देती नहीं है और पढ़े लिखे लोगों का कोई सम्मान उम्मान भी नहीं करती है आपकी पार्टी। केवल हवाई जहाज से क्या गेट खोल दिया था, कौन सा वाला, इमरजेंसी गेट खोलने वालों पे, हवाई जहाज में बैठे हुए लोगों के ऊपर, है ना, पानी गिराना है उनके ऊपर, बदतमीजी करने वालों पे आपकी पार्टी सम्मान देती है, पढ़ने लिखने वालों को देती नहीं। पर फिर भी मैं कह रहा हूं आप पढ़िएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने 1998 में जस्टिस लाहौटी साहब ने पहावा केस, बड़ा मशहूर पहावा केस है दिल्ली के संदर्भ में, पहावा केस में लिख रखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है एलजी और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर हो या एलजी हो, जहां उनके पास में डिसीजन लेने की पावर जुडिशियस कैपेसिटी में, जहां उनको कोई जुडिशियल डिसीजन देना है, वहां उनके पास में निर्णय लेने की पावर है। बाकी सारी मामलों में उनके पास एड एंड एडवाइस से चलने की पावर है, उनकी बाध्यता है, बाउंड बाय एड एंड एडवाइस है। चुनी हुई सरकार के फैसले को मानना उनकी बाध्यता है। लेकिन वो तो कहते हैं मैं तो चुनी हुई सरकार को ही नहीं मानता, कोई भी निर्णय दे देते हैं। संविधान को तोड़ते हुए उन्होंने 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। संविधान में लिखा हुआ है कि 10 एल्डरमैन या 10-20 एल्डरमैन जितने भी होंगे, पहले उससे पहले भी होते थे, एल्डरमैन तो पहले भी होते थे, लेकिन हमेशा एल्डरमैन बनाने का प्रस्ताव दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने भेजा। जब इनकी सरकार थी तब भी चुनी हुई सरकार ने भेजा, जब कांग्रेस वालों की सरकार थी तब भी चुनी हुई सरकार ने भेजा, और इस साल से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार भेजा। हमेशा चुनी हुई सरकार से प्रस्ताव गए और हमेशा एलजी ने उसको एड एंड एडवाइस को उसको फॉलो किया, चुनी हुई सरकार की। लेकिन यह देश में पहली बार हो रहा है कि चुनी हुई सरकार से तो एड एंड एडवाइस मानने की बात छोड़ो, पूछो ही मत। एक रात सुबह सुबह उठेंगे, भाजपा मुख्यालय से भाजपा के 10 कार्यकर्ताओं की लिस्ट आएगी, उस पर एलजी साहब अधिकारियों को असंवैधानिक आदेश देंगे, संविधान की अवमानना करते हुए असंवैधानिक आदेश अधिकारियों को देंगे कि अगर तुम मेरे कहने पर यह लिस्ट जारी नहीं करोगे, नोटिफाई नहीं करोगे तो सस्पेंड कर दूंगा सुबह तक। अब बेचारा अधिकारी क्या करेगा, सस्पेंड हो या एलजी का असंवैधानिक डर को माने। सस्पेंड होने के डर से अधिकारियों ने एलजी साहब के उस इलीगल ऑर्डर को, असंवैधानिक ऑर्डर को माना कि साहब कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी करना है।
तो एलजी साहब ने असंवैधानिक आदेश देते हुए अधिकारियों को असंवैधानिक तरीके से अधिकारियों से मनवाया कि नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, नहीं तो नोटिफिकेशन जारी कर दूं। तो यह हरकत हो रही है। संविधान के अनुसार एलजी साहब के पास में केवल इतनी पावर थी कि चुनी हुई सरकार के 10 नाम लेते, चुनी हुई सरकार 10 नाम भेजती, 10 नाम लेते। अगर उनको लगता था कि ये लोग नहीं होने चाहिए तो वो चुनी हुई सरकार को कहते हुए मेरे हिसाब से 10 लोग नहीं होने चाहिए। चुनी हुई सरकार फिर भी उनकी बात नहीं मानती, तब जाके उनको ये अधिकार था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते, बताओ भाई क्या करें, चुनी हुई सरकार मेरी बात नहीं मान रही, और तब तक के लिए कुछ आदेश दे सकते थे। उनके पास केवल इतना अधिकार है, उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ओपिनियन देने का अधिकार है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एलजी साहब निर्णय लेने लगे, उनके पास में निर्णय लेने का संविधान में कोई अधिकार ही नहीं है। उनके पास केवल और केवल अपनी राय देने का अधिकार है, एड एंड एडवाइस पर। उन्होंने नियुक्त कर दिए एल्डरमैन। अभी यहां बात हो रही थी कि किस तरह से हज कमेटी की मेंबर बना दी एक ऐसी पार्षद जो अभी पार्षद भी नहीं बनी है, शपथ भी नहीं हुई है, पर क्योंकि जो अमानत भाई ने कहा कि कांग्रेस का वोट चाहिए, उनको कांग्रेस का वोट चाहिए, इसलिए असंवैधानिक रूप से एलजी साहब एक सुबह उठते हैं, भाजपा मुख्यालय से नाम आता है, भाई ये कांग्रेस की पार्षद हैं, हमारी और कांग्रेस की तो पुरानी रिश्तेदारी है, इनको हज कमेटी की मेंबर बना दो। तो वो चुनी हुई सरकार से नहीं पूछते। जैसे 10, मैं यूडी मिनिस्टर हूं, यूडी विभाग देख रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं 10 नाम उनको भेजता, मुख्यमंत्री जी से अप्रूव करा के, उसके बाद उनको देखने चाहिए थे एल्डरमैन के, उस पर ओपिनियन देनी चाहिए थी। वैसे ही रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं, हज कमेटी के नाम यहां से जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हर साल जाते हैं, हमेशा जाते हैं, और अब तक दिल्ली के इतिहास में हमेशा रेवेन्यू मिनिस्टर से होते हुए फाइल चीफ मिनिस्टर साहब से होते हुए प्रपोजल गए हैं। लेकिन पहली बार अचानक एलजी ऑफिस से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से एक चिट आती है, उस पर्ची से नाम उठा के फिर से चीफ सेक्रेटरी को, अधिकारियों को कहा जाता है कि सुबह तक ऑर्डर हो जाना चाहिए, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अब बेचारा अधिकारी क्या करेगा, सस्पेंड हो एलजी साहब के हाथों। तो असंवैधानिक आदेश मानने के लिए मजबूर किया जाता है अधिकारियों को, फिर उनसे नोटिफिकेशन कराया जाता है। तो इलीगल तरीके से हज कमेटी का मेंबर नियुक्त कर दिया, असंवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। अब ये कह रहे हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके पास तो पावर है। फिर ये पावर मनमर्जी से कैसे चलती है? एल्डरमैन में नियुक्त करने में एलजी साहब के यहां से फाइल बन जाती है, आदेश हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि आपने प्रोटेम, क्या बोलते हैं इसको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शपथ दिलाने के लिए जो नियुक्त की, उसकी फाइल तो आपकी वाली मानी, फिर हमारी फाइल क्यों मानी? फिर भी खुद ही कर देते। नहीं, वहां एक तरह से नियम का पालन करते हुए फाइल चली। एमसीडी से फाइल आई, दिल्ली सरकार के पास होता ही है हमेशा इस संविधान के अनुसार, एमसीडी से कोई भी फाइल अगर दिल्ली सरकार के पास आएगी, वो चाहे एलजी के पास जानी हो या भारत सरकार के पास जानी हो या मंत्री के पास आनी हो, सबसे पहले एमसीडी कमिश्नर से होते हुए एमसीडी के पास से फाइल आती है, प्रपोजल आता है दिल्ली के यूडी डिपार्टमेंट में, दिल्ली के यूडी मिनिस्टर से वो प्रपोजल होते हुए, चीफ मिनिस्टर से होते हुए अगर एलजी तक जाना होता है तो वहां जाता है। यही फॉलो हुआ उसमें। वहां से एक प्रपोजल आया, उसमें एक नाम आया, किसी, मुझे याद नहीं है किसी का, किसी एक पहली बार बनी काउंसलर का शायद पहले नाम आया था, शिखा राय का नाम आया था, पहली बार शिखा राय जी का नाम आया। अब मैंने एमसीडी से पूछा कि भाई ये शिखा राय जी को कितना अनुभव है, और परंपरागत रूप से सबसे सीनियर आदमी को बनाया जाता है, आप बता दीजिए नाम, कौन कौन लोग हैं। तो एमसीडी ने 4-5 लोगों के नाम बताए, साहब ये 7 बार के अनुभवी हैं, बाकी सब लोग 2-2, 3-3 बार के अनुभवी हैं। तो केवल और केवल यूडी मिनिस्टर ने एक नाम मुख्यमंत्री जी से अप्रूव कराते हुए एलजी के पास भेजा। एलजी साहब झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास में 6 नाम आए। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए इन लोगों को। एलजी साहब के पास केवल एक नाम भेजा गया। केवल दिल्ली सरकार ने जो एमसीडी ने नाम दिए 4-5 नाम की, भाई इनके पास 3 साल का अनुभव है, इनके पास 2 साल का अनुभव है, इनके पास एक बार का अनुभव है, इनके पास 3 बार का अनुभव है, इनके पास में 7 बार का अनुभव है। 7 बार के चुने हुए पार्षद को शपथ दिलवाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाने का नाम, केवल एक नाम मैंने दिया है, मुझे पता है। झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग 4 नाम दिए कि 5 नाम दिए।
एक नाम भेजा उस पे भी, और एलजी साहब को पता था कि चुनी हुई सरकार के निर्णय को बदल रहे हैं। निर्णय मेरा था, निर्णय मुख्यमंत्री जी का था कि किसको बनाना है। एलजी साहब को केवल ओपिनियन देनी थी, उसमें उनके पास में अपॉइंट करने का अधिकार नहीं था, उनके पास में उसके निर्णय को बदलने का अधिकार नहीं था, उस पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। एलजी साहब को ओपिनियन देनी थी। इन्होंने काफी बड़ी ओपिनियन बताई। अगर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इस तरह की कोई ओपिनियन थी और अगर उनको ओपिनियन ही दिलवानी थी तो एलजी साहब को ओपिनियन लिखवाते ना, उनसे निर्णय कैसे लिखवा दिया? संविधान तोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोगों के पास में तो निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास में है। आपके और आपके नियुक्त किए हुए एलजी के पास में केवल और केवल ओपिनियन देने का अधिकार है। जब मैंने एक नाम भेजा दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी साहब के पास में केवल और केवल एक ऑप्शन था, वो कहते जो ये यहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओपिनियन दी है उसको एलजी साहब की ओपिनियन बता के अगर ये फाइल पे लिखवाते तो मानते ही संविधान पर पालन हो रहा है। पर एलजी साहब ने संविधान को तो मानते ही नहीं, वो तो कहते संविधान तो ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट तो ओपिनियन है, कानून तो मैं हूं। संविधान भी ओपिनियन देता है, सुप्रीम कोर्ट भी ओपिनियन देता है, केवल कानून तो एलजी साहब हैं। तो उन्होंने क्या किया? एलजी साहब ने निर्णय लिया, असंवैधानिक काम किया और उसके बाद फाइल मुख्यमंत्री जी को वापस नहीं भेजी, फाइल मंत्री को वापस नहीं भेजी, फिर से असंवैधानिक तरीके से निर्णय लेते हुए फिर चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल भेजी और ऑर्डर दिया कि सस्पेंड कर दूंगा अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो। और नीचे यूडी विभाग के अधिकारी बेचारे क्या करेंगे? उन्होंने फिर से शपथ लेने वाले अधिकारी की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति को, तो असंवैधानिक रूप से निर्णय ले रहे हैं। उनके पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं, और सिर्फ निर्णय नहीं ले रहे बल्कि अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी दे दे के अपने असंवैधानिक निर्णयों को इलीगल तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी करा रहे हैं। एलजी साहब ये हरकत कर रहे हैं। थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, इसीलिए मैं हंसा था इस बात पे। बोले थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस है, पैरेलल गवर्नेंस है, ऑटोनोमस गवर्नेंस है। भारतीय जनता पार्टी और ऑटोनोमस कहते हुए हंसते हुए अच्छे नहीं लगते, कहते हुए अच्छे नहीं लगते। ये लोग जब ऑटोनोमस की बात करते हैं तो हंसी आनी होती है। आपको संविधान ने, इस संविधान ने एलजी साहब को केवल और केवल 3 काम दिए और उन 3 कामों को नहीं कर रहे। पिछले 6 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, इंटरनेट पे खोज के देख लीजिए। 6 महीने से एलजी साहब के इस राज्य में या इनके इस राज्य में, और भी पुरानी में तो 6 महीने कह रहा हूं, 1 साल देख लीजिए, 2 साल देख लीजिए, 6 दिन देख लीजिए, इनको काम दिया है कि भाई आप पुलिस देखोगे यहां दिल्ली में, आप लॉ एंड ऑर्डर देखोगे। आप लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लो। एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता लेके जाता है। एलजी साहब की हिम्मत नहीं होती कि खड़े होकर कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गलत किया। एलजी साहब की हिम्मत नहीं होती कि जाके कहें उस बेटी के घर पे जाके कि बेटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने गलत किया। नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है मैं एक के लिए कहूंगा, बीजेपी का दूसरा नेता भी यही करते हुए पकड़ा जाएगा। नहीं कहेंगे। वो कार्य दिया है। संविधान ने कहा है कि पुलिस को देखो, तो पुलिस नहीं देखेंगे। संविधान ने कहा है पब्लिक ऑर्डर देखो, लॉ एंड ऑर्डर देखो, वो नहीं देखेंगे। संविधान ने कहा है कि जमीन देखो, वो नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति देखेंगे, एल्डरमैन देखेंगे। अरे इसमें लिखा हुआ है पुलिस देखो, लड़कियों की हालत खराब हो गई है दिल्ली में, चलना मुश्किल हो गया है लोगों का। रोजाना कम से कम 10-15 मामले ऐसे आ रहे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। हर थाने में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। किसी थाने का चक्कर नहीं लगाएंगे, जाके दिल्ली सरकार के ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो हैं उनमें जाके खड़े हो जाएंगे। जाके पिछले 6 महीने से आप उठा के देखिए एलजी साहब कहां कहां गए। एक दिन भी थाने नहीं गए। कभी सैर सपाटा करने चले गए हो तो मैं कहता नहीं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन जहां जहां कोई घटना घटती है, आज मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता एलजी साहब आपसे अपेक्षा कर रही है। बीजेपी के बड़े सरदारों और कबीलाई स्टाइल में काम मत करो। इस संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है कि पुलिस को ठीक करो, जाके पुलिस को ठीक करो ना। पूरी दिल्ली में डीडीए की जमीन कब्जा रखी है। मेरी विधानसभा में कब्जा रखी है डीडीए ने, डीडीए की जमीन भूमाफिया ने। अभी राजेंद्र गौतम जी बैठे हैं, जमीन कब्जा के, वहां पे स्कूल की जमीन कब्जा के भूमाफिया ने, भाजपा का समर्थित भू माफिया है,
अकेले राजेंद्र गौतम जी ने और हमारे एजुकेशन के डायरेक्टर्स ने खड़े होके, और वहां मैं लोकल पुलिस को कहूंगा, उन्होंने खड़े होके वो छुटवाई है। वहां पे राजेंद्र गौतम जी ने पूरी जान पे खेल के छुटवाई है। महेंद्र गोयल जी बता रहे, इन्होंने, विनय मिश्रा जी ने छुटवाई है, भूमाफिया ने कब्जा रखी थी। एमएलएस को जमीन छुड़वानी पड़ रही है। एलजी साहब का काम था डीडीए की जमीन, और दिल्ली में जमीन अगर कहीं भूमाफिया ने कब्जा रखी है तो उसको छुड़वाए ना। उस पर बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? फिनलैंड टीचर नहीं जाने चाहिए, इस पे बात करेंगे। यह बात नहीं करेंगे कि भूमाफिया ने जमीन कब्जा रखी है। अगर एलजी साहब को इस संविधान कबीलाई सरदार की तरह करना है तो फिर तो कुछ भी करिए, कौन पूछने वाला है। लेकिन संविधान के मुताबिक काम करना है। तो अभी महेंद्र गोयल जी ने बोला कि मैं एसीबी के पास चला गया, मैं डीसीपी के पास चला गया, मैं जॉइंट कमिश्नर के पास चला गया, मैं कह रहा हूं कि भाई गलत हो रहा है मेरी विधानसभा में, कोई रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, आप पकड़िए उसको, रंगे हाथों में पकड़वाने को तैयार हूं। एलजी साहब के कान पे जूं नहीं रेंगेगी, क्योंकि एलजी साहब तो मानते ही नहीं संविधान को। एलजी साहब तो संविधान की पीठ को मानते ही नहीं। उनको गलतफहमी हो गई है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट उनके हिस्से में और पुलिस हमारे हिस्से में। ऐसे कर लो, एक्सचेंज करके देख लो, हमें तो कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। आप हमें दे दो सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट, और फिर देखो हम ट्रांसफर सब्जेक्ट में ठीक करके दिखाते हैं। जैसे स्कूल ठीक करके दिखाए वैसे करके दिखाएंगे, पुलिस का काम भी ठीक। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस तो चलानी ही नहीं, जमीन पे तो चलाना ही नहीं, वो तो वहां तो इनका माफिया काम कर ही रहा है। यहां ऐसे ऐसे अब सुनने को मिलता है जमीन के मसले में बहुत से सारी चीजें। रातों रात भू माफिया दिल्ली में इतनी औकात में आ गया है कि रातों रात दिल्ली के दानिश अधिकारियों को, एडीएम को कहता है कि या तो मेरे हिसाब से काम कर दे, नहीं तो सुबह उस यहां से ट्रांसफर करवा दूंगा। और जब वो एडीएम नहीं मानता उसकी, तो ट्रांसफर हो गया। ये एलजी साहब का काम था, इसको देखना, उसको नहीं देख रहे। मैं अभी सोच रहा था जब ये बोल रहे थे, भाई कहां कहां एलजी साहब दखल दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। वो हमारे इंजीनियर बीटेक साथी हैं, एमएनसी में भी काम किया, इन्होंने बड़ा अच्छी उपमा दी उसकी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर का काम तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, बाकी काम तो डेस्क पे बैठे हुए या सिस्टम पे बैठे हुए और लोग करते हैं। उसमें वो भूल गए वह कहना कि ये तो ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम है स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, लेकिन एलजी साहब के मामले में देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करना केवल एड एंड एडवाइस पे है। मंत्रिमंडल कहेगा ऑन तो ऑन, मंत्रिमंडल कहेगा ऑफ तो ऑफ। इंडिपेंडेंट पावर नहीं है वहां पे स्विच ऑन स्विच ऑफ की। वो केवल ऑफ करके बैठे हुए हैं। वहां मंत्रिमंडल कह रहा है ऑन करो, मिनिस्टर कह रहे हैं ऑन करो, वो कह रहे हैं नहीं जी ऑफ, सब ठप, कोई काम नहीं होने देंगे, ना पुलिस के, ना जमीन के, ना शिक्षा के, ना टीचर ट्रेनिंग के, ना पेंशन के, ना डीजेबी के, कोई काम नहीं होने देंगे, सब ऑफ। ये एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा हो गया, ऑफ ही आता है इसको, ऑन आता ही नहीं है। तो मैं सिंपल सी ये बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो प्रस्ताव यहां पे हमारे साथियों ने रखा, चर्चा की, सौरभ जी ने रखा, वो उस सब से जुड़ा हुआ है। मतलब एलजी साहब ने क्या किया है पिछले, अगर 5 से, मैं इस सदन में कई बार बोल चुका हूं, कई विधायक बोल चुके हैं इस मुद्दे पे, मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज एलजी साहब की भूमिका पे बात हो रही है, तो एलजी साहब ना जमीन पे बात करेंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे, ना पुलिस पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? सीसीटीवी नहीं लगने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए, जल बोर्ड के पैसे नहीं मिलने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग पे नहीं जाने चाहिए, डोर स्टेप डिलीवरी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। राइटिंग में है, राइटिंग में योगा क्लास बंद हो जानी चाहिए, योग कर लेंगे तो लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। तो एस्टेट मैनेजर्स हॉस्पिटल में लगाए वो हटा दिए, नर्सेज हटा दी वहां से, अभी मेडिकल स्टाफ हटा दिया, मोहल्ला क्लिनिक एक समय पे जब बनाने के लिए लड़ रहे थे, तो हर चीज के लिए लड़के करना पड़ता है। अब जो है ये एमसीडी में कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं हम, तो पहावा जजमेंट कहता है एडमिनिस्ट्रेटर को केवल और केवल डिस्क्रिशनरी पावर तब है जब उसको कोई जुडिशियल डिसीजन देना हो, वरना हर चीज में उनको एड एंड एडवाइस माननी पड़ेगी। एलजी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कबीलों के सरदार की तरह से बात मत करिए, काम मत करिए। आप चुनी हुई सरकारों से निकल के आते हैं,
आपको अपॉइंट किया है वहां पे, तो ये संविधान आपको कुछ पावर देता है और कुछ नहीं देता है, उसको फॉलो करिए, संविधान को फॉलो करिए। ये मत करिए कि कबीलों की सरदार की तरह अपने बड़े सरदार को खुश करने के लिए दिन रात जी हुजूर करते रहते हैं। थोड़ा जनता की भी सोचिए, थोड़ा इस संविधान की भी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक बात कही थी, उसका उत्तर देना रह गया। उन्होंने कहा था कि आप आश्वासन दें 24 तारीख को शोर नहीं होगा। जरा बता दीजिए आश्वासन पर भी। नहीं, ये एडमिन जिनको जो अपॉइंट किए हैं, वो अपॉइंट जो किए हैं उनको वोटिंग का अधिकार न दें। अगर ये असंवैधानिक काम नहीं करेंगे तो मुझे अपनी पार्टी के पार्षदों पे पूरा भरोसा है कि वो शांति से काम करेंगे। लेकिन अगर संविधान को तोड़ेंगे तो मेरी पार्टी के पार्षद, मुझे भरोसा है, गर्दन कटा देंगे, लेकिन संविधान नहीं तोड़ने देंगे।